नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज की स्टडी में डियर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोसोम। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि डीएनए है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो डीएनए का जो पोर्शन है वो हमारे लिए कितना यूज़फुल माना गया, उसकी क्या इम्पोर्टेंसी रहती है, और उसके टाइप्स के बारे में अपन ने देखा था, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने देखा था, उनके फंक्शंस के बारे में अपन ने देखा था और उसके टाइप्स के बारे में अपन ने जाना। आज अपन बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अपने अंदर बनने वाले जो स्ट्रैंड जो है उनके अंदर किस प्रकार से वो अपने अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर को डिफाइन करवा पाते हैं या डेवलप करवा पाते हैं और किस प्रकार से वो अपने अंदर एक जुड़ाव रखते हैं। तो डियर आज की स्टडी में अपना जो मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में अपन जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो मटेरियल जो होता है उस मटेरियल्स को ही अपन को क्रोमेटिन्स के नाम से जानते हैं। भाई क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाला जो मटेरियल है उस मटेरियल को क्रोमेटिन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रोमेटिन जो है वो एक्चुअल में है न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में जिसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये दो पोर्शन से मिलकर न्यूक्लियोसोम डेवलप होते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो थे वुडकॉक। भाई वुडकॉक थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियोसोम्स के बारे में बताया था और उसकी जर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये किस प्रकार से अपने आप को बनाने का काम करता है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया था कि ये एक स्ट्रिंग ऑफ बीएड्स है जिसको अपन दानेदार माला के नाम से जानते हैं। दानेदार माला के नाम से अपन जानते हैं। और ये जो बीएड्स जो होते हैं इन बीएड्स को ऑडिट प्लस उसके साथीगण जो थे उन्होंने इनको न्यूक्लियोसोम नाम दिया था। कब दिया था? 1975 के अंदर। क्लियर है? अब देखिए डियर, इन्होंने यहाँ तक ये बताया था कि किस प्रकार से अपने आप को डेवलप करवाता है और किस प्रकार की इसकी जर्नल स्ट्रक्चर होती है। तो उनके अनुसार ये भी कहते हैं कि ये एक निश्चित दूरी पर अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट जो थे ब्रैडबरी, जिन्होंने 1981 के अंदर इसकी कंप्लीटली जर्नल केमिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसका व्यास लगभग 116 एंगस्ट्रॉम और इसकी जो हाइट जो होती है वो लगभग होती है 60 एंगस्ट्रॉम के बीच इसकी हाइट मानी गई है। क्लियर है? और इसके बाद यूँ भी कहते हैं कि इसका जो मेन जो मध्य का जो भाग जो होता है ना, उसको अपन प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको कोर प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। और ये कोर प्रोटीन जो है डीएनए का एक लिपटा हुआ भाग होता है।
और ये जो कोर प्रोटीन जो है वो हिस्टोन के लगभग 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर H2A, जिसके अंदर अपन मानते हैं कि H2A, H2B, H3 और H4, ये चार प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक प्रोटीन जो है वो दो की संख्या में उपस्थित होते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार जो कोर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर जो होती है उसको अपन एक स्पेशली नाम से जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टेमर फॉर हिस्टोन, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो है कोर प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के, वो टोटल 8 मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। 4 प्रकार के हैं लेकिन संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये इस प्रकार से अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। और हिस्टोन के अंदर ये जो प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या होती है? डबल स्टैंड होती है, जहाँ पर क्या होता है डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है। और यहाँ पर जो डीएनए के अंदर जो क्षारक जो होते हैं उन क्षारकों की जो संख्या जो होती है वो लगभग 146 बेस पेयर होते हैं। मतलब डीएनए के अंदर जो क्षारक जो होते हैं, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर जो है वो कितने हैं? 146 तक इसके अंदर बेस पेयर माने रहे हैं। और इनके अंदर जो कुंडलन जो होता है प्रोटीन की तरफ, है ना, वो कॉइल्ड होता है 1/3 4 कॉइल्ड। कुंडलन का जो रेशियो होता है वो 1/3/4 भाग के बराबर माना गया है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो 2 स्टोन जो होते हैं वो कोर्ड के बीच में डीएनए उपस्थित माना गया है, जिसको अपन लिंकर डीएनए कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि स्टोन का जो भाग जो है, 2 स्टोन के बीच में जो डीएनए का जो पोर्शन माना गया है ना, उपस्थित जो है, उसको अपन लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं। जहाँ पर इनके अंदर जो लगभग 8 से लेकर 114 की संख्या में क्षारक पाए गए हैं इसके अंदर। क्लियर है? 8 से लेकर 14 की संख्या में। क्षारक है भाई, क्लियर है ना? डबल स्टैंड के रूप में है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ अपन ये भी मानते हैं कि इसके अतिरिक्त इसके अंदर एक H1 नाम से एक स्पेशली प्रोटीन और होता है, जो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस को बनाए रखने का काम करवाता है, जो मुख्यतः अपने आप को 5 स्टोन के रूप में रीअरेंज करके रखता है, जिसका संबंध सीधा सा न्यूक्लियोटाइड्स के साथ संबंध होता है। और चूँकि अपन ये भी मानते हैं कि यहाँ पर जो लिंकर जो डीएनए को दूसरे प्रकार के जो डीएनए के साथ जोड़ने का काम करता है। भाई कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि लिंकर डीएनए जो है वो अदर न्यूक्लियोटाइड का जो एक डीएनए का जो पोर्शन जो होता है उसके साथ जोड़ने का काम करवाता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटीन कोड के रूप में 4 मॉलिक्यूल्स स्टोन के पाए जाते हैं, और लिंकर डीएनए जिसके अंदर डीएनए की 146 बेस पेयर है, और लिंकर डीएनए के अंदर जिसके अंदर 8 से लेकर 114 के अंदर बेस पेयर माने गए हैं, और एक है यहाँ पर H1 प्रोटीन। तो कुल मिलाकर ये जो 6 पेयर जो होते हैं, है ना, ये जो 6 क्रम जो है न्यूक्लियोटाइडों के, वो पुनः कुंडलित तो होकर पास आकर अपने आप को एक विशेष प्रकार की संरचना के अरेंज कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। भाई ये 6 के 6 जो पोर्शन जो होते हैं ना, वो अपने आप को रीअरेंज करके रखते हैं, और 6 के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसको अपन बोलते हैं सोलेनॉइड्स, जिसके अंदर ये 6 के 6 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करके रखते हैं पास आके। तो इस प्रकार से अपन न्यूक्लियोसोम्स को डिफाइन कर सकते हैं। और ये एक न्यूक्लियोसोम की जनरल स्ट्रक्चर बनाई गई है, जिसमें अपन ने कहा था कि ये एक बिल्कुल दानेदार माला के समान इसकी संरचना होती है, जहाँ पर अपन ने न्यूक्लियोसोम्स, ये जो दानेदार संरचना उसको न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया है। और डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है बेस पेयर की तरफ, और
ये उसके अंदर पाए जाने वाले स्टोन के पोर्शन है H2A, H2B, H3 और Hb4। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके बारे में कहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और यूँ कहा जाता है कि ये सिंगल स्ट्रैंड के रूप में बनता है, और ये कहा जाता है कि केंद्र के अंदर आरएनए का सिंथेसिस होता है, और जबकि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला जो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अपना रोल रखता है, और वहीं से अपने आप को अरेंज करने का काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया भाई प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में। भाई ये जो आरएनए है जो साइटोप्लाज्म के रूप में होगा वो हमेशा अपने आप को प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में क्या करता है, अरेंज करके रखता है। क्लियर है? और इसी प्रकार से ये जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए से कुछ भिन्न होता है। एक तो इसका जो मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि डीएनए के अंदर जो पाई जाने वाली जो शुगर जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए के अंदर पाई जाने वाली जो राइबोज शर्करा जो होती है, शुगर जो होती है वो राइबोज शर्करा के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाला जो ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है और थायमिन के साथ यहाँ पर यूरेसिल जुड़ता है। क्लियर है भाई? एडेनिन और यूरेसिल हो जाएगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन आ जाएगा। क्लियर है? मतलब इसका जो बेस पेयर है वो हैवी और जिस पेयर के रूप में अपने आप को अरेंज करके रखता है। क्लियर है? और कंप्लीटली ये जो प्रोसेस होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में माना गया है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं डियर इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कंसंट्रेशंस के बारे में, इसके जर्नल कैरेक्टर के बारे में, इसकी बेसिकली मॉलिक्यूल्स के आधार पर और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर अपन इसको कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मेन तो है इसके साइज और शेप है। भाई इसका जो डिवाइडेशन जो है वो इसका ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पर है। सेकंड इसका शेप है। इसके कैरेक्टर है और उसके अंदर पाए जाने वाले शुगर्स के आधार पर। और फंक्शंस के आधार पर इसका जो डिवाइडेशन किया जाता है वो इसको 3 भागों में डिवाइड करता है। मतलब टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो सबसे पहले सबसे पहले हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए अथवा सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एमआरएनए, ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। और कहते हैं कि ये जो कम्प्लीटली जो आरएनए का जो भाग जो होता है उसका 3 से 5% भाग एमआरएनए के रूप में पाया जाता है। 3 से 5% भाग जो है वो एमआरएनए के रूप में डेवलप होता है, और ये अपने द्वारा मैसेंजरी के रूप में अथवा किसी मैसेज, भाई जो एक्चुअल में तो ये मैसेंजर आरएनए ही है जो इसको बनाने का जो काम करवा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं
कि ये जो इसका जो निर्माण जो होता है वो डीएनए के किसी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से ही होता है, और इसका मेन जो फंक्शनल जो फॉर्म जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पाया जाता है, या इसका जो बनने का जो प्रोसेसिंग जो है वो ट्रांसक्रिप्शन माना गया है। अब यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड से आने वाला जो स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के रूप में, कौन अपने आप को टेम्पलेट के रूप में अपने आप को डिफाइन करवा पाता है, लेकिन अभी तक इनका कोई स्पेशली कोई जर्नल नहीं पता, लेकिन फिर भी अपन मानते हैं कि ये अपने आप को प्रमोटर और ऑपरेटर जीन्स की सहायता से अपने आप इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। भाई एक तो इसको प्रमोटर के रूप में रखता है तैयार, प्रमोटर जीन है, और सेकंड है इसके अंदर ऑपरेटर जीन। ये दोनों प्रकार की जो जीन्स होती है वो सीधा सा कंट्रोल रखती है एमआरएनए के ऊपर, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। क्लियर है? इसके साथ अपन ये भी बता सकते हैं कि एमआरएनए के सूक्ष्मतम अणु के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो लगभग जो संख्या होती है उसके अंदर 300 यूनिट से मिलकर बना हुआ माना गया है ये। क्लियर है? तीन सौ यूनिट्स के रूप में है भाई यहाँ पर। अपन बात करते हैं नेक्स्ट टीआरएनए ग्रुप में, जिसको अपन ट्रांसफ़र टीआरएनए भी के नाम से जाना जाता है। ये जो ट्रांसफ़र टीआरएनए जो होता है वो लगभग आरएनए का 80% भाग बनाने का काम करता है। इसका संश्लेषण जो होता है वो क्रोमोसोम के केंद्रिक संगठन के अंदर पाए जाने वाला जो रीजन जो होता है, जिसको अपन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, ये टीआरएनए का जो फॉर्मेशन जो है, सिंथेसिस जो है वो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन के रूप में यहाँ पर ये अपने आप को डिफाइन करवाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि इसके अंदर क्षारमुकों का जो क्रम जो होता है वो लगभग समान होता है। किसके अंदर? पौधों और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाला जो इसका जो क्रम जो है टीआरएनए ग्रुप में, वो लगभग क्षारकों का क्रम जो है वो निश्चित रूप से समान होता है। अधिकांश इसकी जो मात्रा जो होती है वो कोशिका द्रव्य में मानी गई है, और ये प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर राइबोसोम बनाते हैं, और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का मेन केंद्र माना गया है। भाई राइबोसोम ही है जो प्रोटीन संश्लेषण को करवाने का मेन काम करवाता है। क्लियर है? लास्ट है टीआरएनए अथवा राइबोसोमल आरएनए अथवा सोल्यूबल आरएनए। भाई ये दोनों एक ही प्रकार का एक आरएनए है, लेकिन इसको इसके कंडीशंस के आधार पर इसको राइबोसोमल अथवा सोल्यूबल आरएनए के रूप से जाना जाता है। भाई इसका जो मेन जो फंक्शन है वो ये कहा जाता है कि ये लगभग अपने आप को टोटल जो आरएनए जो होता है उसका लगभग 15% भाग बनाने का करवाता है ये, और इसके अंदर लगभग ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट जो होती है इसके अंदर लगभग 80 यूनिट मानी गई है। 80 यूनिट से मिलकर मतलब इसकी जो साधारण जो संरचना है वो 80 यूनिट से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? और ये अमीनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनाने में क्या करता है? हेल्पिंग के रूप में काम करवाता है। और कोशिका साइटोप्लाज्म से विशिष्ट अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाने का भी इसी के द्वारा कार्य होता है। आगे तो ये था भाई हमारा आरएनए जो बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंड के रूप में है, और टाइप्स
और ये एक छोटे टीआरएनए ग्रुप में एक जनरल आरएनए का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया गया है, जिसके अंदर कुछ लूप पाए जाते हैं और 5 to 3 पेयर के रूप में ये अपने आप को डिफाइन करवाता है। ठीक है, ओके डियर, थैंक यू। तो डियर एक बार इसके जो मेन जो इसके जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसके टाइप्स के ऊपर बनते हैं, इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बनते हैं, न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर बनता है, या फिर ये जो टाइप है उन टाइप में से किसी एक को डायरेक्टली एसोट नोट ऑन के नाम से क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है। तो इनको आप थोड़ा विशेष रूप से करें ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। ओके डियर, थैंक यू।